हेलो नमस्कार। इस चैनल में स्वागत करता हूं और इसके नए वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार स्पेशल। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार जी द्वारा लिखा कि बहुत ही बेहतरीन बुक है, खास करके बिहार स्पेशल के लिए। और किन्हीं का बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार रिलेटेड जिनका भी एग्ज़ाम रहता है, तो अगर आप इस बुक को बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप बाकी लोगों से पीछे ही रहते हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप पढ़ के जाएं या फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस सेक्शन में भूगोल का, बिहार का भूगोल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ लिया है, तो लगभग सभी टॉपिक हम लोगों ने इसका कवर कर लिया है। सिर्फ बिहार का भूगोल बाकी था, वो भी आज कवर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग जो पढ़ चुके हैं इस पुस्तक में, ये टॉपिक है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रोत्तर बिहार, इसके बारे में भी वीडियो अपलोडेड है। बौद्धिक संपदा वीडियो अपलोडेड है। कला एवं संस्कृति का भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। पर्यटन एवं खेल जगत, इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं, वीडियो चैनल में मिल जाएगा। शिक्षा एवं साक्षरता, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बिहार का भूगोल, यही आज हम लोगों को पढ़ना है। और बाकी सभी चीज़ें जो है हम लोग करा चुके हैं। राज्य व्यवस्था, ये अगर आप जिस किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या स्टेट एग्ज़ाम का, तो ये राज्य व्यवस्था तो आपको कॉमन देखने को मिलेगा और इतिहास का भी आपको कॉमन ही दिखने को मिलेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था, चूँकि इसमें डेटा अपडेटेड नहीं था, लेकिन जितना भी था स्टैटिक जीके टाइप का, इसका भी वीडियो अपलोडेड है। बिहार की विभूतियाँ, विविध और समसामयिकी, तो समसामयिकी भी ये अपडेटेड नहीं है। तो इसीलिए अब सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया, बिहार का भूगोल, वो भी इस वीडियो में होने वाला है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में अब आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, इस तरह से वीडियो अब आपको दिया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। अंत में जो 2 क्वेश्चंस पूछते हैं उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे अगर आप चीज़ें सही से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल, और बिहार का भूगोल में पहला टॉपिक है बिहार का भौगोलिक स्वरूप। तो पहला क्वेश्चन से बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो सही जवाब है बी। बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में अगर पूछा जाए तो 94.16 लाख हेक्टेयर है। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 94,163 है, 94,163। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, सही जवाब है 92,358.40, अर्थात 92,358.40 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। 2001 के गणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो आप रिमेनिंग में माइनस करके आपको मिल जाएगा। तो सही जवाब है डी, 1804.60 वर्ग किमी जो है शहरी क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, सी सही जवाब है 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो डी सही जवाब है 13वां। पहले इसका स्थान 12वां था, फिर तेलंगाना राज्य के उपरांत इसका स्थान क्या हो गया, 13वां हो गया। और अभी आपको जैसा जानकारी है कि बीच में जो है ईटीज वगैरह बने थे तो फिर से 12वां हो गया था, लेकिन झारखंड चूँकि जम्मू कश्मीर फिर राज्य बन गया तो फिर से क्या हो गया, बिहार का जो है स्थान क्षेत्रफल में 13वां ही है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है,
तो ये आपका उत्तर पूर्व में सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में उत्तर पूर्व कहने का मतलब हो गया कि अगर आप गोलार्ध को देख पा रहे होंगे और ये आपका इस तरह से बांटा गया अक्षांश और देशांतर में, तो बिहार कहीं ना कहीं इस पोर्शन पे आता है, इसलिए उत्तर पूर्व में बोला जाता है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सी सही जवाब होगा, पश्चिम बंगाल के समीप है। क्योंकि चलिए देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है 88,752 वर्ग किमी है, बिहार का 94,163 वर्ग किमी है, अरुणाचल प्रदेश का 83,143 वर्ग किमी है, झारखंड का 79,714 उसके बाद वर्ग किमी है, तमिलनाडु का 1,30,058 वर्ग किमी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य की भू आकृति लगभग क्या है? तो आयताकार है। क्योंकि अगर आप लोगों को बिहार का मैप अगर आपको ध्यान में है, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अब किसी स्टेट की अगर तैयारी करें इस तरह से आपको, यहाँ भागलपुर और बांका है, यहाँ पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तो इस तरह से आप आयताकार, कंप्लीटली आयताकार नहीं लेकिन आयताकार ही हैं। बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बी सही जवाब है। अक्षांशीय विस्तार दो तरह के होते हैं। अक्षांशीय विस्तार, जो कि ये जो विस्तार कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो ये जो बिहार का जो है विस्तार है 24 डिग्री से आपका 27 डिग्री तक है, 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है ये आपका अक्षांशीय विस्तार। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय मीन्स हो गया आपका अगर इस तरह से विस्तार, तो माने क्षैतिज विस्तार क्या है? तो अभी मैंने आपको बिहार का मैप शो करके दिखाया था कि किस तरह से, तो अगर ये बिहार का अगर मैप है तो ये विस्तार आपको देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? और तो 83 से 88 हो गया। और अगर देशांतर की बात पूछा जाए तो ये अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन बोला जाता है, और ये 24 से 27 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। और टोटल अगर ये सब चीज़ें आपको बिहार के राज्य व्यवस्था जो मैं वीडियो बनाया था उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। तो और देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3, 4, 5 इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 345 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 483 एक बहुत ही फेमस डेटा है ईसा पूर्व में, तो इसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। ये ऑप्शन सही है। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी थी? 13 थी। इसका मतलब क्या हो गया? झारखंड में कुल 4 प्रमंडल चले गए थे, अभी तो वहाँ पे कितना है? अभी टोटल 5 प्रमंडल हैं झारखंड में और 24 ज़िले हैं। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल हैं और 38 ज़िले हैं। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल हैं, और बिहार प्रमंडल में राज्यों की संख्या से संबंधित कौन सा बेमेल है? तो बेमेल में आपको बताना है। तो पटना में क्या है? पटना में 6 है, बिल्कुल सही जवाब है। भागलपुर प्रमंडल में आपका 2 ज़िले हैं। कौन कौन? तो भागलपुर और बांका। पूर्णिया में 4 प्रमंडल है, दरभंगा में 3 प्रमंडल हैं। तो भागलपुर प्रमंडल सही जवाब हो गया बी आपका। भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िले हैं, भागलपुर एवं बांका। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल और सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से सहसंबंधित करें। इसमें कौन बेमेल है? उत्तर दे। तो कौन सा सही जवाब नहीं है? तो इसका तो तिरहुत में क्या है? 6 प्रमंडल है, मगध में 5 है, कोसी में 3 है,
मुंगेर में क्या है, 5 नहीं है, मुंगेर में कितना है टोटल, 6 प्रमंडल है। आपको ये करना, सॉरी, मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। आपको ये करना है कि सभी प्रमंडल के नाम और उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, ये अगर आप एक बार लिख देते हैं तो फिर आप कभी भी नहीं भूलते हैं, ये मेरी गारंटी है। टोटल कितना है, 9 प्रमंडल हैं, जिसमें 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें 6 आपको ज़िले मिलेंगे। मुंगेर प्रमंडल हो गया, आपका पटना प्रमंडल हो गया, और उसके बाद तिरहुत प्रमंडल हो गया। इसमें 6 ज़िले होंगे, और 3 में आपको मिलेंगे जो कि 3 ज़िले होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, लिख देते हैं तो एक बार जो चीज़ें लिख देते हैं। हालांकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। टोटल 9 प्रमंडल में, 3 प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, 3 प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, 2 प्रमंडल में आपको 2 प्रमंडल जो है उसमें आपको, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 9 में आपको 6 + 6 मिलेंगे। 3 प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, कौन कौन, तो तिरहुत, मुंगेर और पटना। और उसके बाद फिर 1 प्रमंडल में 5, 1 प्रमंडल में 4 मिलेंगे। मगध में आपका 5 ज़िले हैं, और आपका जो पूर्णिया प्रमंडल है उसमें 4 ज़िले मिलेंगे, और 3 में आपको 3 ज़िले मिलेंगे। और उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कम से कम 2 आप ज़रूर लिखें। कोसी प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, बाकी 2 का नाम लिखें, और एक के जो है भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िले हैं। तो इस तरह से टोटल 38 ज़िले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारण प्रमंडल में ज़िलों की संख्या कितनी होगी, तो सारण में 3 होंगे। एक तो कोसी हो गया, कोसी प्रमंडल, ये हो गया सारण प्रमंडल। कौन कौन है, सारण, सिवान और गोपालगंज, जो कि पश्चिम साइड में, बिहार के पश्चिम साइड में पड़ता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो पटना प्रमंडल में कौन कौन ज़िले हैं, तो पटना प्रमंडल में आपको पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको प्रमंडल और उसमें कौन कौन से ज़िले, कितने ज़िले, ये सब याद रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो 6 ज़िले। मगध प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले, ये सब बता चुका हूँ। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो 6 ज़िले हैं मुंगेर में। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। लेकिन दरभंगा प्रमंडल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें जो क्या है लिखा हुआ, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, तो उसमें जो है सुपौल नहीं है, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर है। दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िले तो हैं, लेकिन दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर है, न कि दरभंगा, सहरसा, सुपौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुपौल और सहरसा आपको किस में मिल जाएगा, पूर्णिया प्रमंडल में। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो कोसी प्रमंडल में कुल कितने हैं, आपको कोसी प्रमंडल में कुल 3 ज़िले हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये तीनों जो है कोसी प्रमंडल में है। सॉरी, ऊपर से बाय मिस्टेक ये हो गया, क्योंकि पूर्णिया प्रमंडल में आप देख पा रहे होंगे अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया है। कोसी प्रमंडल में है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। इसलिए याद, ऐसे हम लोग याद करते हैं ट्रिक वाइज। कोसी नदी आपको फेमस कि बिहार का शोक कहा जाता है, और उसको सहने के लिए आपको साहस होना चाहिए, सुदृढ़ एकदम पूरा होना चाहिए, और माने मध का पान भी करने से आप कोई इस संकट से बच सकते हैं। हालांकि ये इसका बढ़ावा हम नहीं देते हैं ये बिल्कुल, लेकिन ट्रिक वाइज याद करने के लिए तो साहस होना चाहिए, सुदृढ़ एकदम होना चाहिए, तभी जाके आप कोसी नदी के जो है जो संकट है उसको आप सह सकते हैं। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, सारण प्रमंडल में कुल कितने ज़िले हैं, तो है तो 3 ज़िले। यहाँ पे कितना दिया गया है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब गलत है, क्योंकि सिवान, सारण और गोपालगंज ये 3 ज़िले हैं सारण प्रमंडल में। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सिवान ये सब नहीं है इसमें।
पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े ज़िले का समूह आपको बताना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो पश्चिम चंपारण आएगा, तो जिसमें भी आएगा तो ऑप्शन डी में आ रहा है पश्चिम चंपारण। दूसरे नंबर पे गया, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। इसकी अवस्थिति जरूर याद रखें कि कौन से ज़िले की अवस्थिति कहाँ पे है। क्षेत्रफल वर्ग किमी में पश्चिम चंपारण 5228 वर्ग किमी में है। गया का जो है 4976 वर्ग किमी में। पूर्वी चंपारण 3968 की वर्ग किमी में। रोहतास जो है 3881 वर्ग किमी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको छोटा, सबसे बड़ा, सबसे कम जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, ये सब क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। और इसीलिए ये जो बुक है इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसका टॉपिक वाइज वीडियो अपलोडेड है। बस ये लास्ट चल रहा है और अगर आप ये सारी वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो फिर आपको इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखित बुक को आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का सबसे छोटा जिला तो अरवल है। अरवल नहीं है, शिवहर है। शिवहर आपको कहाँ मिलेगा देखने को? तो अगर ये बिहार का मैप है तो ये यहाँ पे आपको शिवहर देखने को मिलेगा। शिवहर और सीतामढ़ी एक साथ है। और ये अरवल जो है आपका यहाँ पे है, अरवल और जहानाबाद, इधर नवादा हो गया। तो अरवल और जहानाबाद आपको इस तरह से अरवल और जहानाबाद में देखने को मिलेगा। तो सबसे छोटा शिवहर है, उसके बाद अरवल है। शिवहर कहाँ है? सब ऊपर में पाया जाता है, अवस्थिति इसकी है। अरवल नीचे है, जहानाबाद से अलग हुआ था। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो बिहार के कितने जिलों को? तो 18 जिले को अलग करके झारखंड राज्य बना था। अभी वहाँ पे 24 जिले हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 20 सही जवाब है, 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 55 थी। कैसे? तो 37 इसके पास रह गया था, 18 उसके पास चला गया था। तो 37 और 18 आप जोड़ेंगे तो 55 आपको मिलेगा। हालांकि अभी बिहार में 38 ज़िले हो गए हैं और जो न्यू बना है, कौन बना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार का सबसे नवनिर्मित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो हालांकि इसके बारे में डिटेल बता दिया कि अरवल का इसके बना है तो जहानाबाद से निकल के बना है। यही बिहार का 38वां जिला है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो अगर आप बिहार का मैप, इसमें आपको बिहार का मैप तो आपको याद होना ही चाहिए, उसकी चौहद्दी, तभी आप ये सब क्वेश्चन आसानी से याद कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश आपको इधर मिल जाएगा, झारखंड आपको इधर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जिला है ये आपको बताना है, तो रोहतास हो जाएगा सही जवाब। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से, तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को स्पर्श करता है, कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का सही क्रम क्या है? तो झारखंड नीचे है, नीचे में कौन? तो रोहतास से स्टार्ट होगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार क्या है? झारखंड में भी टच करता है और वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल से टच होने वाले कितने ज़िले हैं? टोटल 3 ज़िले हैं। और झारखंड से कितने हैं? तो 8। झारखंड से कितने हैं? 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर का। तो झारखंड से 8, वेस्ट बंगाल से आपको 3। तो यह क्रम पश्चिम से पूर्व दिया गया है। पहले रोहतास आएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही क्रम क्या है? तो पहले आपका पश्चिम चंपारण आएगा, फिर पूर्वी चंपारण आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये सही जवाब है। अगर आप ये देखते हैं तो यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सुपौल किस में, कौन से प्रमंडल में आ जाता है? तो सू से सुड्रील, ये निडर होकर साहस करना होगा किसको? कोसी प्रमंडल, कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार
के जिलों की सही क्रम कौन सा है? तो बी सही जवाब है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। तो यह क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों की संख्या 7 है। हालांकि इसमें 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रोहतास का भी कुछ पार्ट जो है लगता है, तो टोटल 8 ज़िले होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या मैं सही हूँ या यहाँ पे जो लिखा गया ये टोटल 8 होना चाहिए, यहाँ पे रोहतास भी ऐड होना चाहिए। 7 ज़िले, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन से ज़िले कौन है। तो ये आपका नेपाल से 7, झारखंड से 8 और ये उत्तर प्रदेश से 7 दिया हुआ है, और ये आपका वेस्ट बंगाल से 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? तो अगर आप ऊपर के ज़िलों को बारीकी से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जमुई नहीं, सॉरी, जमुई तो बनाता है, गया भी बनाता है, नवादा भी बनाता है, बक्सर नहीं बनाता है। बक्सर क्यों नहीं बनाता है? बक्सर की अवस्थिति कहाँ है? बक्सर की अवस्थिति ऊपर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोहतास के ऊपर यहाँ, इसलिए ये नीचे है भी नहीं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो अवस्थिति वाला भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, अररिया भी ऊपर है, मधुबनी ऊपर है, और आपका समस्तीपुर जो है नीचे है आपका, ये सीतामढ़ी। तो ये तीनों टच करता है, लेकिन समस्तीपुर टच नहीं करता है। समस्तीपुर आपका पटना से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 सही जवाब है, 101। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, ये सही जवाब है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 20 सही जवाब है, 45.85, इसको लगभग 46% माना जाता है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो 54% जमीन बच गया था, डी सही जवाब है। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो सी सही जवाब है, रांची। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है कितनी? तो डी सही जवाब है, 199। स्टैट्यूटरी टाउन्स हो गया 139, सेंसस टाउन्स हो गए जिसको कि नॉन स्टैट्यूटरी बोलते हैं उसको 60। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की बात है। तो टोटल शहरों की संख्या 199 है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ये सही जवाब है, 44,874, 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 है। इसका स्रोत कहाँ है? तो आर्थिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार पटना का यह स्रोत है। बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? तो ये सही जवाब है, 8,398। इसका स्रोत क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का स्रोत है, बिहार सरकार पटना का। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो डी सही जवाब है, 173 फीट। पटना का स्थानीय समय क्या है? ये सही जवाब है, भारतीय मानक समय से आगे। पटना का स्थान क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि भारतीय मानक समय जो है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से पास होता है, और उसके आगे की अवस्थिति में बिहार है, तो ये आगे ही होगा। अगर ये पूछता गुजरात के किसी शहर के बारे में, अहमदाबाद, ये तो क्या है, भारतीय मानक समय से क्या है, पीछे है, ये क्या है, आगे है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर गुजरने वाली क्या है, 86 देशांतर पूछ रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो 83 डिग्री से आपको क्या मिलेगा, 88 डिग्री। तो लगभग जो नज़दीक है वो आपको 83, और यहाँ पे 86 आएगा। कहिएगा कि 84 क्यों नहीं है? तो ऑलमोस्ट कहा जाए तो 84 से स्टार्ट ही होता है, 86 बिल्कुल मिडिल में पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल देश को, भी सही जवाब है। बिहार विस्तृत है कहाँ? तो ये सही जवाब है, कर्क रेखा के ऊपर। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो डी सही जवाब है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है? यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल। देश के झारखंड
उत्तर प्रदेश और बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये दोनों सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है डी, सही जवाब है। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में क्या है आपका उत्तर प्रदेश, तो ये बिल्कुल गलत है, दक्षिण में तो उत्तर प्रदेश है नहीं। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, बिल्कुल सही है। पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में मध्य प्रदेश, ये भी गलत है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो सी सही जवाब है। इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वैसा जिला बिहार को बताना है जो इसको यहाँ पे मिले, तो ये सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। यहाँ पे आपको किशनगंज मिलेगा जो कि वेस्ट बंगाल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, यही 3 जिला है जो कि वेस्ट बंगाल से लगता है। भारत के जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार सही जवाब है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, सी सही जवाब है। ए और बी, गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी में गंगा का मैदान, ये 2 भागों में बटा हुआ है। बिहार के ये सब क्वेश्चन जो आपको ना बीपीएससी मेंस में लिखने के लिए पॉइंट में आपको जब भूगोल से रिलेटेड बिहार की स्थिति को दर्शाने के लिए दिया जाएगा, तो ये सब जो है पॉइंट आपको मेंस के लिए भी तैयार हो सकता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो ये सही जवाब है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो बी सही जवाब है, दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है सी, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो सी सही जवाब है 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो सी सही जवाब है 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये सही जवाब है 90,650 वर्ग किमी में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो दोआब का सही क्रम है 1, 2, 3, ए ऑप्शन सही है। तो जो भी लिखा वो सही है, क्योंकि घाघरा, गंडक आपको दोआब कहाँ देखने को मिलेगा? बिहार के इस पोर्शन में देखने को मिलेगा। गंडक कोसी आपको यहाँ पे मिलेगा और कोसी महानंदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। महानंदा नदी सबसे पूर्व में है बिहार। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो डी सही जवाब है। पूर्वोक्त सभी दक्षिण में सब है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये तीनों जो है क्या है? गंगा नदी के दक्षिण में है। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम से कहाँ है? तो ढाल कैसे है? ये आपका उत्तर पश्चिम है, से आपका पूरब दक्षिण है, तो ए सही जवाब है, दक्षिण पूर्व है, इस तरह से ढाल है। बिहार के उत्तर पूर्वी अगर पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी की ढाल उत्तर से कैसे है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी, ये आपका उत्तर पूर्वी पोर्शन हो गया, तो ये आपका दक्षिण की ओर ढाल है, तो सी सही जवाब है। 2 इस तरह से ढाल हैं, फिर इस तरह से ढाल हैं, तो ये जो आपका उत्तर पूर्वी वाला ढाल है वो सीधे दक्षिण की ओर ढाल बनाता है, ये आपका दक्षिण पूर्व ढाल बनाता है, जो आपको बिहार के भौगोलिक स्थिति है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? अधिक है, तभी तो पानी जो है गंगा की नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? तो औसत ढाल जो है ए ऑप्शन सही है, दक्षिण से उत्तर है। दक्षिणी गंगा की बात किया जाए तो ये नीचे दक्षिण से क्या है? उत्तर की ओर ढाल है, और ये बीच में गंगा नदी बहती है, और ये उत्तर पूरब वाला जो ढाल है वो सीधे दक्षिण में आता है, और ये आपका इस तरह से ढाल है। तो ढाल की स्थिति तो आपको पता चल गई होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो बी सही जवाब है 6 सेंटीमीटर। VBI क्वेश्चन से इसको मार्क कर लें, 2-3 बार पढ़ भी लें। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ में सम्मिलित हैं, कौन सी? तो सी सही जवाब है,
उपरोक्त में से दोनों, रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामदून नगर की पहाड़ियाँ हैं। इसकी चौड़ाई क्या है? तो 6 से 8 किलोमीटर, ये सही जवाब है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ क्या है? दक्षिणी गंगा का मैदान, तो ये सही जवाब है धारवाड़ कालीन क्वार्टज जाइट। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये सही जवाब है पश्चिम चंपारण में। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, तो ये सही जवाब है गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को क्या कहते हैं? दियार कहते हैं। ये सब टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो ये क्या है? तो सी से जो है नवीन मोरदाल पर्वत। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह का है? तो ये से जवाब है विंध्यन। तो ये चीज़ें पूछा जा रहा है, अगर ये बिहार की अवस्थिति है तो ये पोर्शन में कौन सा जो है पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो ये आपका विंध्यन समूह का पर्वत पहाड़ियाँ ये पाया जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति उत्तरी की बात किया जाए कि भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहा था, उसे क्या कहते हैं? तो डी से जो है चौर। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में काप मिट्टी एवं बालू से निर्मित भाग को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है सी दियारा कहते हैं। नालंदा जिले में स्थित है क्या? डी सही जवाब है। नालंदा जिले में राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, गिरिया की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है। ये सब तीनों कहाँ है? नालंदा जिले में। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी को पहाड़ी भी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ? तो सी सही जवाब है प्लीस्टोसीन काल में। निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सी से जवाब सोमेश्वर की पहाड़ी। इसका ऊंचाई कितना है? कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है क्या है? तो ए सही जवाब सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग मीन्स होता है चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सी सही जवाब है 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो डी सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअली बिहार की सोमेश्वर श्रेणी में पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमार्ग पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो सोमेश्वर श्रेणी क्या है? बिल्कुल नवीनतम श्रेणी है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? दो सही जवाब हो जाएगा डी बागमती। बिहार का जो उत्तरी मैदान है उसको जो है उत्तरी मैदान, इसको ये बीच में गंगा नदी, तो बाकी के ऊपर जो भी हैं बिहार के जो इसको बीचों बीच से काटता है उसको जो दो भागों में वो क्या कहते हैं? बागमती नदी जो काटता है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। डी सही जवाब है। इनमें कौन सा कथन गलत है? तो बी कथन गलत है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता, ये गलत है। सही क्या है देख लेते हैं। बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सी सही है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। पूछ दिया जाएगा कर्मनाशा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो बी सही जवाब है 53 मीटर। इसको अगर दशमलव में देखा जाए तो 52.73 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सी सही जवाब है करीब 60 किलोमीटर। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है? तो बी सही जवाब है तेथिस सागर है। था एक्चुअली, अभी नहीं है, अभी तो बट के वहाँ पे हिमालय भी आ गया। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? डी सही जवाब है बांका, जमुई और नवादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता होती है? तो बी सही जवाब है परतदार। इनमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए, तो गलत जोड़ा कौन सा है? तो डी सही जवाब है भागलपुर मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत कहाँ है? आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस है पर्वत है और इसी पे रोपवे बनाने का काम
चला था ये है आपका मुंगेर में मंदार पर्वत, बाकी भागलपुर में नहीं है। तो ये आपका नालंदा में है गिद्धकूट पर्वत, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी और मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी। तो ये पहला बिहार भूगोल का पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक बिहार की मृदा, जिसमें आप देख पाएंगे बिहार की मृदा के संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से चीज़ें आपको एक ही चैनल में सारा चीज़ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो बिहार की मृदा में पहला हो गया, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो बी सही जवाब है अपोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को और दूसरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। डी सही जवाब है कहाँ पाया जाता है? सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा। आपको अवस्थिति जरूर याद रखनी, टॉपिक एक आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, तभी जाकर के आप मृदा भी आपको समझ में आएगा। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? डी सही जवाब है। दलदली मिट्टी आपको उपयुक्त सभी यानी कि सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में पाया जाता है। अगर आपको अवस्थिति पता होगा तो आप मार्क कर लेंगे कि बिहार के कौन से कहाँ पे सुपौल है, बस यहाँ पे सुपौल है, यहाँ पे आपको किशनगंज मिल जाएगा, यहाँ पे सीतामढ़ी। तो इस तरह से आपको दलदली मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ से नदियाँ ज़्यादा गुजरती है। तो यहाँ पे आपको कोसी नदी का है, यहाँ पे महानंदा नदी, यहाँ पे गंडक नदी है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? डी सही जवाब है उपयुक्त सभी। कौन? तो बलसुंदरी मिट्टी को भी इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे बिहार के मैप में। सहरसा, दरभंगा, आपका मुजफ्फरपुर। सहरसा कौन से प्रमंडल में आता है? तो कोसी प्रमंडल में। साहस से आपको कोसी नदी का सामना करना पड़ेगा। यह पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है बलसुंदरी मिट्टी। डी सही जवाब है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? डी सही जवाब है सभी। नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं? सी सही जवाब है। बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, उत्तरी बलथन मिट्टी। बाकी कौन कौन मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी या दलदली मिट्टी उत्तरी गंगा में के मैदान में पाया जाता है। बलथन मिट्टी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी गंगा मैदान में। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बी सही जवाब है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? बी सही जवाब है गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो डी सही जवाब है नवादा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इम्तियाज़ अहमद बुक बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी है या फिर और भी इसमें क्राउन या लुसेंट का जो वीडियो लेकर आना सही रहेगा। जैसा आप बोलेंगे उस तरह से आपको वीडियो मिल जाएगा। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बी सही जवाब है करैल केवाल मिट्टी। बिहार में 5 से 7 किमी चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है कहाँ? तो ए सही जवाब है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। बिहार में एक्चुअली पूछा जाता है तराई क्षेत्र की लंबाई की चौड़ाई क्या है? तो 5 से 7 किलोमीटर। कहाँ पाया जाता है? उत्तर बिहार के उत्तर में कि दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में? तो उत्तर में। कहाँ कहाँ? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। तराई क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेपाल की सीमा और बिहार की सीमा देखेंगे तो ये जो तराई क्षेत्र ये बना हुआ है 5 से 7 किलोमीटर के, इसी को बोलते हैं तराई क्षेत्र। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? तो बी सही जवाब है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भांगर मिट्टी। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो ये सही जवाब है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होता है। तो पूर्णिया बिहार की किस दिशा में है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? ताल के क्षेत्र नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार कितना है? तो सी से जवाब 8 से 10 किलोमीटर। तराई क्षेत्र कितना है कि चौड़ाई? 5 से 7 किलोमीटर। और ताल की नहीं बोलते हैं हम लोग कि ताल क्षेत्र का लोग, तो मोकामा जो ये सब बिस्टा ये सब के लोग वहाँ पे जो ताल के क्षेत्र बोला जाता है, तो उसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, तो ये सही जवाब है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रफल में। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बी सही जवाब है भारत नेपाल सीमा के समानांतर।
बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किमी की पाई जाती है, उसको कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसको ताल क्षेत्र कहते हैं। तो ये सही जवाब है बाढ़, पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया। इन क्षेत्रों में टाल की मिट्टी भी पाई जाती है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ, अस्सी सही जवाब है रोहतास एवं कैमूर के पठारी क्षेत्र में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए आप ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है, तो बी सही जवाब है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में बलथल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सी सही जवाब है कैमूर के क्षेत्र में। अभी हम लोग पढ़े थे दक्षिण पश्चिम में, अब कैमूर कहाँ है तो दक्षिण पश्चिम में। बलथल मिट्टी का रंग जो है लाल एवं पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। अगर आप मेरे बिहार स्पेशल के सभी वीडियो अगर सही से पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो आगे आने वाला, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, तो अब एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको रिवीजन का चलेगा, जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा कि क्या आप सही से आपको चीज़ें याद हो गई या फिर और भी वीडियो देखने की ज़रूरत है बिहार स्पेशल से रिलेटेड। तो बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। खादर मिट्टी जिसको कि क्या बोलते हैं, नवीन जड़ोल मिट्टी भी बोलते हैं, तो उसका विस्तार क्षेत्र कोसी एवं महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी। बांगर हो गया पुरानी मिट्टी। खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है किसको, तो चंपारण के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भाबर के मैदान पाया जाता है। बिहार में पर्वतीय पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, सी सही जवाब है भाबर का क्षेत्र। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है, तो ए सही जवाब है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी पाया जाता है। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका समूह क्या है, तो ये सही जवाब है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है, ये सही जवाब है धान, गेहूं, गन्ना, चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है, तो बी सही जवाब है दलहन, तिलहन, गेहूँ, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, डी सही जवाब है गन्ना, धान, पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, ये सही जवाब है धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो आप कैटेगरी वाइज मिट्टी का आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं, उस मिट्टी में क्या क्या प्रमुख फसल है, ताकि चीज़ें जो है एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो चीज़ें आपको गलत नहीं होगा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, डी सही जवाब है धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बिहार में बलथल मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, ये सही जवाब है अरहर, ज्वार, बाजरा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है, कौप मिट्टी, तो डी सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर बिहार की किस कहाँ पे अवस्थित है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, ये सही जवाब है अभ्रक मूलक आपको नवादा में देखने मिलेगा। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जड़ों मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो केवाल कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या, सी खादर कहलाता है। पुरानी कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बी सही जवाब है कछारी मिट्टी से। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है, बी सही जवाब है 1500 से 3000 मीटर तक। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है, तो ये सही जवाब है खगड़िया। बिहार में उत्तरी खगड़िया आपको बताना है कि किस प्रमंडल में पड़ता है, खगड़िया जिला जो है किस प्रमंडल में पड़ता है, बिहार के किस प्रमंडल में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो बी सही जवाब है बलथल मिट्टी। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं, तो बी सही जवाब है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। अब हम लोग बिहार के भूगोल में टॉपिक नंबर तीसरा है बिहार की जलवायु। अगर आप लोगों ने बिहार का इतिहास, बिहार का पॉलिटी, खेल जगत, विविध और बिहार की अर्थव्यवस्था,
ये सारा वीडियो अपलोडेड है। ये हम लोगों का लास्ट चल रहा है जिसमें बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप इम्तियाज़ अहमद की बुक के प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक 1 से लेकर के आपको पूरी बुक के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, चीज़ें याद हो जाए। हाँ, जब देखते हैं तो उस टाइम आपको पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि कोई चीज़ें हो जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब तीसरा टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं बिहार की जलवायु। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो पहला टॉपिक ये जो है बिहार भूगोल का तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक है बिहार की जलवायु। उसमें पहला क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। तो ये सही जवाब है आर्द्र। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है? तो सी सही जवाब है आर्द्र शुष्क। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? सी सही जवाब भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं जाना जाता। अदर जो है जो जाना जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मानसून जलवायु जाना, उष्ण आर्द्र जलवायु और उपोष्ण जलवायु तीनों नाम से जाना जाता है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो 3 मौसम, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बी सही जवाब संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान क्या? तो डी सही जवाब है पटना। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया। सी सही जवाब है। और सबसे ठंडा भी स्थल वही है, गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बी सही जवाब बंगाल की खाड़ी से। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो डी सही जवाब है किशनगंज। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो बी सही जवाब है अक्टूबर के मध्य में, अर्थात 15 अक्टूबर के बाद से मानसून लौटना चालू हो जाता है। बिहार अभी हम लोग क्या है कि अक्टूबर में ही पढ़ रहे हैं और ये 15 अक्टूबर से बाद हो गया तो मानसून लौट रहा है और शीतकाल आ रहा है। बिहार में शीतकाल वर्षा किस कारण होता है? तो डी से जवाब भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। जो अभी हम लोग आजकल बारिश जो बिहार में देख रहे हैं, ये चक्रवात जो अभी आया हुआ है थान या थाना है, थाना चक्रवात, उसके कारण हम लोग ये बिहार में बारिश हो रही है। बिहार और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो सी सही जवाब है नॉर्वेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो सी सही जवाब है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ये सही जवाब है। बिहार में वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ये सही जवाब है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो चक्रवातीय तूफान, जिससे अभी हम लोग यह बिहार में बारिश हो रही है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? तो गर्मी के दिनों में बी सही जवाब है उत्तरायण में रहते हैं। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होती है? तो ए सही जवाब है अप्रैल। न्यूनतम आर्द्रता मतलब वर्षा कम, आर्द्रता ज़्यादा मतलब वर्षा तो कब प्रारंभ होता है? तो जून जुलाई में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? बढ़ जाती है। तो अप्रैल में सबसे कम रहता है, उसके बाद बढ़ता जाता है। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा क्या होती है? तो सी से जवाब है 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये सही जवाब है पूर्वी भाग में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? डी सही जवाब है 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये सही जवाब है उत्तर पूर्वी बिहार में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो बी सही जवाब उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। तो
उसको क्या कहते हैं? नार्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र, बौछार। बिहार में मानसून का आगमन होता है कब? तो 20 सही जवाब 15 से 20 जून। और जाता कब है? 15 अक्टूबर को। सूची 1 से सूची 2 में मिलाना। सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र है और दूसरा सूची में है आपका बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं। तो सूची में उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में कितना क्षेत्रफल है, दक्षिण बिहार मैदान में कितना क्षेत्रफल है, छोटा नागपुर में कितना क्षेत्रफल है, तो इसमें हम लोग चलिए मिला लेते हैं। तो इसका जो है उत्तर पूर्वी बिहार में आपका 29.87% है। उसके बाद फिर दक्षिण बिहार मैदान में 23.71% है। छोटा नागपुर पठार का जो है आपका 26.14% है। और उसके बाद छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो जैसे है वैसा ही मिला हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ए सही जवाब है 15 अक्टूबर तक। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में, सी सही जवाब है। जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो सी सही जवाब है। जनवरी में आपको पाला गिरने की नहीं होती, वो आपको जून जुलाई में पाला गिरता है, पाला या लूज। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 20 सही जवाब है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको ये 100 से 150 सेंटीमीटर मिल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो ये सही जवाब है किशनगंज, कटिहार, अररिया। ये सब कहाँ पे है? तो आपका पूर्णिया प्रमंडल में पाया जाता है। किशनगंज, कटिहार, अररिया। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 20 सही जवाब है 127 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा की औसत दिनों की संख्या कितनी है? कितना दिन बारिश होता है? सी सही जवाब है 42.8 अर्थात 42.8 दिन वर्षा होती है। औसत वर्षा है ये 40 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, लेकिन औसत जब निकालते हैं हम लोग तो 42.8। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑफकोर्स जो सबसे उत्तर पूर्वी जो भाग में रहेगा उसी वहीं पे वर्षा होगी। तो सी सही जवाब है। बिहार में औसत सालान वर्षापात क्या होता है? तो ए सही जवाब है। अगर सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 100 सेंटीमीटर, ऐसे आपका 1033 मिलीमीटर। टॉपिक नंबर 4 अब देख लेते हैं। बिहार स्पेशल का ये बिहार का भूगोल में जो है सब टॉपिक है। चौथा नंबर 1 प्रदेश एवं वनस्पति। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी इस तरह की वीडियो देखें आप कॉपी कलम जरूर लिख करके आराम से देखें, और एक ही बार अगर आप कलम कॉपी लिख करके देखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सी सही जवाब है आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सी सही जवाब है सदाबहार वन नहीं यहाँ पाया जाता है। कौन कौन वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, तराई वन। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो सही जवाब है 6.64%। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी वन रिपोर्ट 2021 जो आया है वहाँ से आप ये चीज़ें अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है डेटा थोड़ा सा पुराना है। क्योंकि अभी ये बढ़कर 9% के आसपास चला गया है, और जबकि मिनिमम होना चाहिए 33% भौगोलिक क्षेत्र पर आपको वन चाहिए। तो वहाँ से आप डेटा पढ़ सकते हैं, और उसका भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा जिसमें आपको वन से रिलेटेड अपडेटेड डेटा रहेगा। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वन फैले हुए हैं? तो सी सही जवाब है 6.22। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत क्या है? तो ए सही जवाब है 0.05 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग किमी होता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला? तो ए सही जवाब है कैमूर हो जाएगा। सर्वाधिक सघन वाला जिला है कैमूर। बिहार आप अपडेट जरूर कर रहे हैं, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा यही रहेगा कि वन से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो में लेकर आऊँगा। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो डी सही जवाब है शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जा सकता है। सी सही जवाब उपरोक्त में से दोनों, आर्द्र पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती।
बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? ये सही जवाब रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार क्या है? तो बी सही जवाब है। कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया, नवादा। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? डी सही जवाब है। उपरोक्त में से सही सहरसा, पूर्णिया, अररिया। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो बी सही जवाब है। शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं कहाँ? तो सी सही जवाब है। उपरोक्त में से दोनों, उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? तो सी से जवाब है 13.6। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो 900 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सी से जवाब है मुंगेर। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो ये सही जवाब है 6473 वर्ग किलोमीटर। आप डेटा अपडेट कर लीजिएगा और जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार में स्थित अभयारण्य, जैसे अभयारण्य वाला आपको यहाँ से देखना हो चाहिए। तो अभयारण्य और किस जिला में? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है। तो ये पटना में हो गया। वाल्मीकि नगर ये आपका कहाँ पे है? तो आपका चंपारण में है वाल्मीकि नगर अभयारण्य। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? रोहतास में। तो सी का दूसरा हो गया। और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? बोध गया में है। डी का चौथा। आई का राजगीर अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में। तो ये आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ? उदयपुर अभयारण्य। तो बी सही जवाब है। चंपारण में है। उदयपुर अभयारण्य चंपारण में, जो कि बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है? तो बी सही जवाब है। दरभंगा। यह साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो भागलपुर में। अब विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भागलपुर में है। यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, वो कहाँ है? तो भागलपुर में। बी सही जवाब है। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 5 में, बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखी दिए जो बुक है उसमें से ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब तक जो है सारे टॉपिकों पे वीडियो आ चुका है। ये बिहार का भूगोल के लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर बिहार PCS या बिहार स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको आप देख कर जाएँ। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो चौसा। चौसा कहाँ है? बक्सर में। बिहार में प्रवाहित चौसा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखें। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? बी सही जवाब है। फल्गु नदी। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो ये सही जवाब है 425 किलोमीटर। आरोहण नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, बी सही जवाब है क्या है? बड़हिया से पश्चिम। कहाँ मिलती है आरोहण नदी? तो गंगा में। तो बड़हिया से पश्चिम में मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सी सही जवाब है कोसी नदी 120 किलोमीटर। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ और उसके उद्गम स्थलों में कौन सा बेमेल है? तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय। गंडक कहाँ से निकलती है? तो बागमती हो गया और बूढ़ी गंडक। तो बागमती क्या है? उत्तरी बिहार के उत्तरी मैदानी भाग का ये है। और ये छोटा नागपुर से कैसे निकल सकता है? तो ये सी बेमेल है। बिहार हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन सी है? तो सरयू, जिसको घाघरा नदी बोलते हैं, महानंदा, बागमती और कमला बगान, ये सब क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और ये सब उत्तरी बिहार के उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं, उत्तरी क्षेत्र की। कौन सी नदी जो है बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, तो चारों जो है गंगा में मिलती है। ये आपका स्थान जरूर याद रखना कि कहाँ कहाँ मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है, सोन कहाँ मिलता है, घाघरा कहाँ मिलता है, पुनपुन कहाँ मिलता है। निम्नलिखित नदियों में से बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ नहीं मिलती है। तो ये सोन जो है आपका दक्षिण से आता है, दक्षिण की ओर मिलता है ना कि। तो गंडक, घाघरा और कोसी जो है उत्तर से आकर मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से बिहार में गंगा में दक्षिण की
तरफ से नहीं मिलती है तो दक्षिण में कौन सी नहीं मिलती है, तो बागमती अभी मैं बताया कि बागमती उत्तर की ओर से बहने वाली और उत्तर में मिलती है। किउल, सोन, फरगु ये आपका दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियां हैं। बिहार में गंगा की ओर की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है लगभग कितना, तो डी से जवाब है 1000 से 1500 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 100 से 150 मीटर। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो घाघरा नदी बिहार के सारण जिले से प्रवेश करती है, तो ये सही जवाब है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो बी सही जवाब है, छपरा के निकट मिलती है घाघरा नदी, जिसको कि सरयू नदी भी बोला जाता है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, तो ऑफकोर्स घाघरा नदी हो जाएगा, पहले घाघरा फिर गंडक आती है। तो उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है, तो ये भी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। महानंदा नदी जो है बिहार के सबसे पूरब में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। दक्षिणी बिहार के वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है, तो डी सही जवाब है, सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में जो है बिहार में गंगा नदी में मिलती है, सी सही जवाब है, चंदन नदी जो है सबसे पूर्व में। चीज़ें को आप समझिए, अगर ये गंगा नदी है तो ये घाघरा नदी हो जाएगा, ये आपका महानंदा नदी, ये आपका सोन नदी हो जाएगा, ये आपका चंदन नदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, तो आपको चीज़ें बारीकी से याद होनी चाहिए अगर खास करके बीपीएससी या बीएसएससी या बिहार दरोगा में एग्जाम में बैठते हैं। तो गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है, तो वाल्मीकि नगर सीमा। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, महानंदा नदी। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कहाँ मिलती है, ये सही जवाब है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये सही जवाब है, अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है, पुनपुन का उद्गम स्थल डी सही जवाब है, पलामू की चोरहा पहाड़ी से। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है, तो ये सही जवाब है, मोहन नदी। किउल नदी जो खमरडीहा अर्थात हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है कौन कौन, तो इनमें से समित। किउल नदी में जो है फल्गु नदी, पंचानन नदी या सकरी नदी, ये तीनों समाहित होती है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, तो डी से जवाब है, चौसा नदी। चौसा का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब कर्मनाशा नदी के बारे में बोला जाता है कि अगर इसमें एक बार नहा लेने से क्या होता है, कर्मों का नाश हो जाता है, ये पता नहीं लेकिन ये रूढ़िवादी सोच है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो ककोलत जलप्रपात मेरे घर के ही पास में है, नवादा जिले में, हालांकि मेरा जो है घर नालंदा जिले में है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है, तो सी सही जवाब है, ककोलत, दुर्गावती, जियारकुंड। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर जलप्रपात है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं क्या, सी सही जवाब है, राजगीर। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है गंगा नदी में मिलती हैं, तो सही क्रम क्या होगा, तो बी सही जवाब है, सरयू पहले आएगा, फिर गंडक, फिर बोरही गंडक, उसके बाद बागमती, सबसे अंतिम में क्या होगा, महानंदा। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है। 30 नंबर में देख लेते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है, तो पूरब से पश्चिम के लिए तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ये महानंदा, फिर कोसी, फिर बलान, फिर कमला। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हो, तो सबसे पहले सोन हो जाएगा, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी, ये सही जवाब है। कोसी नदी का अपवाह प्रणाली कौन सी है, तो ये सही जवाब है, आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में मिलती है कहाँ, डी सही जवाब है, खगड़िया के निकट। कोसी कहाँ मिलती है, खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो ये सही जवाब है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो बी सही जवाब है, पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो डी सही जवाब है, फतुहा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, सी सही जवाब, पटना से पश्चिम में। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर
गंगा में मिलती है? ये सही जवाब है छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? बी सही जवाब है अजय नदी। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है? तो ये सही जवाब है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। राजगीर में गर्म जल के कुंड अन्न कुंड हैं, सूर्य कुंड हैं, नानक कुंड हैं। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी में, तो सही क्रम क्या है? तो ये सही जवाब है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो डी सही जवाब है मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सही जवाब है बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो सी सही जवाब है घाघरा नदी। घाघरा नदी जिसको सरयू नदी भी बोला जाता है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये सही जवाब है फल्गु नदी में क्या बोध गया फेमस है, जहाँ पे लोग पिंडदान करने जाते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है? सही समूह कौन सा है? ये सही जवाब है कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो ये सही जवाब है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी और उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। बिहार के अगर ऑप्शन में आपको बूढ़ी गंडक रही तो सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी बूढ़ी गंडक। अगर बूढ़ी गंडक नहीं रहेगा तो फिर कोसी आपको मारना होगा। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है? ए सही जवाब है पश्चिम से पूरब में। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बी सही जवाब है मुंगेर के उत्तर में। महानंदा नदी बिहार में स्थित किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये सही जवाब है मनिहारी से थोड़ा पूरब। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी जिसको कि सरयू नदी भी बोला जाता है। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है? तो ये सही जवाब है गंडक। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में है। गंडक नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है। सप्तकोशी भी गंडक को कहा जाता है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो सी सही जवाब है जयनगर। कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो डी सही जवाब है कमला की सहायक नदी उपयुक्त में से सभी सोनी, ढौरी, बलान। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सही जवाब है कोसी। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का क्या नाम है? सी सही जवाब। बराबर के पहाड़ी के निकट जो है अनेक धाराओं में बट जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो कोसी नदी। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। देख सकते हैं 44th बीपीएससी में पूछा गया है और ये 46th बीपीएससी में है, जो कि बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से मिलती है? तो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी हो जाएगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। अगर बात किया जाए तो उत्तर की ओर से मिलने वाली है गंडक, कमला, बागमती। सोन आपका दक्षिण से आता है। कोसी तो ऊपर से है, महानंदा भी ऊपर से है, बट ये नहीं है घाघरा, कोसी, पुनपुन। तो पुनपुन नहीं है, कोसी, घाघरा आपका ऊपर। तो इस तरह से चीज़, सोन भी नहीं है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन इस तरह से आप छाट सकते हैं। गंडक सहायक नदी है किसकी? बी सही जवाब है गंगा की। बिहार में कांवड़ झील स्थित है कहाँ? तो बेगूसराय में। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो बी सही जवाब है सोन, पुनपुन, किउल, चंदन नदी। कौन सी नदी बिहार में बहती है? सी सही जवाब है गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? सी सही जवाब है कोसी नदी। सही जोड़ा का पहचान कीजिए। तो भागलपुर, पुनपुन। तो ये सब गलत है। आपका कटिहार, महानंदा नदी सही जोड़ा है। बिहार में घोघा झील स्थित है। घोघा झील स्थित कहाँ है? कटिहार जिला में घोघा झील स्थित है, कटिहार में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर झील जो है स्थान झील दरभंगा में। इनमें से कौन सा नदी सर्वाधिक विस्फारपाकार मार्ग बनाती है? तो सी से जो है बूढ़ी गंडक। 20 सर्पाकार मतलब इस तरह से मार्ग बनाती है, एकदम सर्प की तरह। लेकिन कोसी नदी जो है
आपका ऐसे चल रहा है, एकाएक ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा इस तरह से, तो बहुत मार्ग बदलने वाली नदी हो गया। तो ये आपका कोसी नदी। और अगर विश्व सर्पाकार में सर्प की तरह का आकार है तो बूढ़ी गंडक का। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाया जाता है? बी सही जवाब है सहरसा, PBI है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो ये सही जवाब है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? सी सही जवाब 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ये सही जवाब है फल्गु नदी। वीखना थोड़ी दर्रे मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो डी सही जवाब है हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? सी सही जवाब है कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? डी सही जवाब है कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो ये सही जवाब है 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? सी सही जवाब है बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो दक्षिणी में नहीं प्रवाहित होने वाली कौन सी है? तो बागमती। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो उत्तरी में आपको सोन नहीं होगा। सोन क्या है? नीचे से मिलती है, अमरकंटक से निकलकर आपका नीचे से आकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये आपको बताना है। सोन नदी गंगा नदी में किस स्थान पे आकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो एक तो हो गया आपका कौन सा? घाघरा नदी, गंडक नदी और कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है दक्षिण से आते हैं। निम्नलिखित नदियाँ में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब आ जाता है टॉपिक नंबर 6। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, खास करके बिहार स्पेशल से रिलेटेड इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखा गया बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो चलिए देख लेते हैं बिहार के भूगोल में सिंचाई परियोजना एवं बाढ़ से रिलेटेड। पहला है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो डी सही जवाब है गंडक परियोजना। बिहार में सबसे, अगर आप सही से नदी के बारे में पढ़े होंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन कनाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? तो सी सही जवाब है बिहार और नेपाल। सिर्फ आप नदी की अवस्थिति से आप बता सकते हैं कि किसके बीच की परियोजना हो सकता है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है क्या? तो 103 लाख हेक्टेयर, सी सही जवाब है। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है। भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो बी सही जवाब है 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत से 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी एवं मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता क्या है? तो ये सही जवाब है 48.57 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुई है? तो बी सही जवाब है 6.77%। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये डेटा आप लोग अपडेट कर लेना है। वर्ष 2008-9 में बिहार में प्रमुख नहर स्रोत से सिंचाई क्या है? तो सी सही जवाब है 33.77%। बिहार में नहर भूजल सहती लघु सिंचाई से सिंचाई 0.59% होती है। बिहार में वर्ष 2013-14 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो सी सही जवाब 46.8 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2007-8 में नहर भूजल मंझोली सिंचाई से 29.80 हज़ार हेक्टेयर, प्रमुख नहर से 1680 हज़ार हेक्टेयर, तालाब से 332.6 हज़ार हेक्टेयर, नलकूप निजी एवं राजकीय से 2701.2 हज़ार हेक्टेयर, अन्य कुएं सिंचाई क्षेत्र से 145.8 हज़ार हेक्टेयर तथा अन्य स्रोत से 15.1 हज़ार हेक्टेयर सिंचाई हुआ। तो ये इस तरह से आपको यही चीज़ें अपडेट कर लेनी है, लेकिन मोटा मोटी आपको यही देखने को मिलेगा।
बिहार में वर्ष 2001-2 से 2013-14 की अवधि में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई, तो ये सही जवाब 4.5%। 2001-2 में बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 44.6 लाख हेक्टेयर था, जो 2013-14 में बढ़कर 46.8% लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सी सही जवाब है नलकूप। वर्ष 2010-11 के आंकड़े के अनुसार कुल सिंचाई में नलकूप के से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है, तो बी सही जवाब है 66.5%। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, सी सही जवाब है पूर्वी कोसी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, डी सही जवाब है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो सी सही जवाब है गंडक नदी से आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुआ था, तो दुर्गावती शिलान्यास कौन से, तो ये सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय में हुआ था दुर्गावती जलाशय परियोजना का। इसका शिलान्यास 1976 में होता है। इसे रोहतास और कैमूर के 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। क्या नाम है, तो दुर्गावती जलाशय परियोजना। कब हुआ था, तो 1976 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से, जो है टाइम पीरियड क्या है 10वीं पंचवर्षीय योजना। बिहार में स्थित 17 नंबर में आपको सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये सही जवाब है वारुण। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो बी सही जवाब है डेहरी। पूर्वी कनाल नहर की बात पूछे जाए तो वारुण हो जाएगा, और पश्चिमी सोन कनाल की बात किया जाए तो डेहरी हो जाएगा। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें, सी सही जवाब है ए एंड बी, ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं, डी सही जवाब हनुमान नगर के निकट। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में स्थित होती है, सी सही जवाब है रोहतास। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित हैं, बी सही जवाब है उत्तर बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो डी सही जवाब है तेऊर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी, डी सही जवाब है 1965 में। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, बी सही जवाब है बिहार नेपाल। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दें, डी सही जवाब है इनमें से सही। तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है, डी सही जवाब है गया, नालंदा, पटना। कोसी नदी से किन दो को लाभ प्राप्त होता है, सी सही जवाब है बिहार और नेपाल को। बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा क्या है, तो बी सही जवाब है 27.5%। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित किस भाग में होती है, ये सही जवाब है उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सही जवाब होगा सी, कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये गलत है। सही कौन कौन है, तो बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। और डी में सही है पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई होती है। 32 नंबर में कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो बी सही जवाब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है कहाँ, तो सी सही जवाब है गंगा के दक्षिणी पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम भाग का मतलब क्या हो गया आपका, इस क्षेत्र में। अगर ये बिहार का है तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, डी सही जवाब है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, ये सही जवाब है सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है, ये सही जवाब है 117.54 लाख हेक्टेयर। सृजित सिंचाई क्षमता 67.46 लाख हेक्टेयर एवं प्रयुक्त क्षमता 57.4 लाख हेक्टेयर है। बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है, तो बी सही जवाब 49%।
बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? ये सही जवाब 63.58 लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत के बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? बी सही जवाब 8.63%। बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? सी सही जवाब है 39.06 लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? ये सही जवाब है 6.09%। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? सी सही जवाब है अधिक है। बिहार में सिंचाई का स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्र को सही सम्मिलित करें तो स्रोत एक तरफ है, एक तरफ है सिंचित क्षेत्र, तो उसमें लाख एकड़ में दिया गया है। तो पहला में नलकूप, दूसरा में नहर और तीसरा में आपका तालाब, चौथा में आपका कूप। तो नलकूप द्वारा 55.35 और उसके बाद फिर नहर से, चलिए मार्क कर देते हैं, नलकूप से आपका 55.35, नहर से आपका 23.77%, तालाब से आपका हो जाएगा 4% और कूप से 0.3%। तो ये आपका सही मिलान है, सही जवाब हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सही। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो ये सही जवाब है 50%। इस डेटा को आप अपडेट कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? तो बी सही जवाब है जमुई। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। बिहार में सकल बुआई क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? बी सही जवाब है 61.2%। ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो डी सही जवाब है 38 जिलों में। और टोटल बिहार में कितने जिले हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। आइसोपाम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का के सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? सी सही जवाब है उपयुक्त दोनों। किस प्रकार की? तो स्प्रिंकलर, सेटो का वितरण, HDPE पाइपों का वितरण। बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल संचित क्षेत्र किस जिले में है? तो डी सही जवाब है रोहतास। बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो सी सही जवाब है शिवहर। शिवहर जो है सबसे छोटा एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बी सही जवाब है रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक, तो नलकूप द्वारा, तो ये सही जवाब है पूर्वी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो ये सही जवाब है मुंगेर। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है तो औरंगाबाद में। बिहार के सिंचित भूमि में लघु और अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान कितना है? सी सही जवाब है 7.53%। बिहार के कुल सिंचित, चलिए डिटेल देख लेते हैं सी ऑप्शन में क्या क्या है। तो बिहार के कुल सिंचित भूमि के 62.53% पर नलकूप, 29.95% पर नहर और अन्य स्रोतों से 7.53%। तो भी है नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। कहाँ पे होती है नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई? तो पूर्वी चंपारण में। लोकायन सिंचाई परियोजना प्रणाली योजना बिहार के किस जिले में है? तो सी सही जवाब है नालंदा। तो लोकायन सिंचाई परियोजना पूछ दिया जाएगा, लोकायन सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बिहार के किस जिले में? तो नालंदा जिले में है। बिहार के सिंचाई परियोजना में कौन कौन है? तो चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना। तो तीनों सही जवाब है, डी सही जवाब है। निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो सी सही जवाब है मालवी जलाशय योजना जो है बिहार की नहीं है। महमूदा एवं मार्थुनंदा सिंचाई योजना जहानाबाद जिले में है। नकटी जलाशय योजना कहाँ है? बिहार के किस जिले में है? इसी तरह कमेंट बॉक्स में लिखें। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये सही जवाब है झारखंड एवं बिहार की बटेश्वर जलाशय योजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के किस राज्य की भागीदारी है? तो डी सही जवाब है बिहार। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार। उत्तर कोयल इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये झारखंड के हिसाब से, झारखंड के उत्तरी भाग में है, इसलिए उत्तरी कोयल और ये बिहार से, ये दोनों की मिलीभगत जो है परियोजना है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड के उत्तरी अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो डी सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो इंद्रपुरी में तीनों का आपका ये भागीदारी है, इंद्रपुरी जलाशय योजना। मुहाने जलाशय योजना में बिहार के साथ कौन सी भागीदारी है? तो झारखंड की मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार और झारखंड। बटाने जलाशय योजना में किन दोनों राज्यों का? तो बटाने में जो है बी सही जवाब है बिहार और झारखंड। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है?
तो बिहार है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है? तो ये सही जवाब है 74, लगभग 1/3 हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो सी सही जवाब है 68.80 लाख हेक्टेयर, लगभग 1/3, सॉरी 3/4 भाग जो है बाढ़ग्रस्त है। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? तो 20 सही जवाब है कुशहा में पूर्वी तटबंध टूटने से। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूब गए थे? तो डी सही जवाब है 5 जिले डूब गए थे। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने लोग प्रभावित हुए थे? तो सी सही जवाब है 33.29 लाख। समझ सकते हैं अगर लगभग 33 लाख की जनसंख्या अगर प्रभावित हुई तो कितना भयानक बाढ़ आया था। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 सही जवाब है मई 2007 में, और उसी के 1 साल के बाद भयानक जो है बाढ़ आया था। बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? तो उपयुक्त में से सभी नदियों का विसर्पी बहाव, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव, ये तीनों कारण हैं बिहार में बाढ़ के। बाढ़ का जो आपदा है उसको कम किया जा सकता है, उसमें सरकार भी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ जो आता है वो पानी के कारण, पानी अगर उस कोसी नदी पे अगर बांध बना करके और पानी को अलग दूसरे राज्यों में अगर छोड़ा जाए तो जहाँ पे जो एक्चुअली बाढ़ का कारण बनता है वहाँ पे अगर जल का मात्रा कम कर दिया जाए तो बाढ़ को रोका जा सकता है बांध बनाकर। लेकिन सरकार अभी भी इसमें विफल है। 2008 की घटना सबको याद है कि लगभग 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे और अभी भी लोग हो ही रहे हैं। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी भी इस पे काबू नहीं किया गया है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों का समूह में कौन कौन है? तो डी सही जवाब है ए एंड बी, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, तो ये सब प्रभावित क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? प्रथम है। तो यहाँ तक हम लोगों ने, अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बचे हुए टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और इस तरह से आपका इम्तियाज़ अहमद का बुक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो है आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सही से देखा होगा तो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं, उसका जवाब आप सही से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा आपको बताना है कि बिहार में जो सिंचाई होती है उसमें किस सोर्स के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, आपको वो सोर्स बताना है या स्रोत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्धि करने में आप अपना योगदान दें। और चलिए इसी के साथ भारत देश के लिए एक प्यारा सा नारा आपका नारा हो जाएगा, जय हिंद जय भारत। आप अपना खूब ख्याल रखें।